Hello students, how are you doing today? I hope everyone is doing great. My name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. So students, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर ये कोई भी नहीं है, वी आर डूइंग वेक्टर्स. ओके, तो वेक्टर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2. ओके, तो आई बिलीव कि आपको या तो बेसिक्स आते ही होंगे बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है. वेक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो. लेकिन अगर कोई सच में वेक्टर्स को पहली बार पढ़ रहा है सो आई विल सजेस्ट कि आप पहला लेक्चर देखें. अदरवाइज आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी. सो वी हैव कवर्ड ऑल डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स इन फर्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1. और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की एडिशन वगैरह के बारे में. बट ओके, ये क्या, दिस बर्ड. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. अब आप ये देख रहे हैं ये बर्ड फ्लाई कर रहा है और मैंने यहाँ पर क्यों डाला है. सो दिस इज अ क्वेश्चन, डू यू नो हाउ अ बर्ड इज एबल टू फ्लाई. क्या आप जानते हैं यहाँ पर अब ये वेक्टर्स में क्यों डाला है? बिकॉज ऑब्वियसली ये वेक्टर्स इसमें यूज होगा. और अगर आपको या तो इसका आंसर पता है और अगर नहीं पता है तो यू वांट टू नो द आंसर, तो आपको ये एंड तक लेक्चर देखना चाहिए. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा. आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं लास्ट में डायरेक्टली, क्योंकि इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा आज के लेक्चर में. बट अगर आप समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर्स इसमें कैसे यूज हो रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें. अदरवाइज आप इसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आप सीधा मूव कर सकते हैं. बट वी विल सी हाउ वेक्टर्स आर यूजफुल, मतलब कैसे हमारी डेली लाइफ की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं. बट बिफोर दैट वी विल सी व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड टू सच वेक्टर्स. ओके, अगर मैं ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड कर दें, दिस इज वेक्टर ए इन वन डायरेक्शन एंड दिस इज वेक्टर माइनस ए. ओके, तो ये नेगेटिव है ये वेक्टर, इस वेक्टर का एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो हमें पता है कि वेक्टर ए में मैं अगर ऐड कर रहा हूं एक नेगेटिव वेक्टर जो कि सेम ही है, राइट, बस नेगेटिव साइन का फर्क है, तो व्हाट विल बी माय आंसर? 0. ऑब्वियसली आपका भी आंसर 0 ही होगा. बट ये 0 अकेला नहीं होगा, ये 0 वेक्टर होगा. जी हाँ, हमें 0 के साथ में भी क्या लगाना है? वेक्टर एसोसिएट करना होगा. अब ये हम देखेंगे कि 0 वेक्टर की जरूरत क्यों है. मतलब ये ऑब्वियसली जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट शुड बी अ वेक्टर, वो अकेला 0 नहीं होगा. ठीक है, तो आज हम देखेंगे 0 या फिर इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, 0 वेक्टर को ही. अ वेक्टर दैट हैज 0 मैग्नीट्यूड, इसका कोई मैग्नीट्यूड देखिए नहीं होता है. और डायरेक्शन होती है क्या? डायरेक्शन में नहीं होती है. एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब कुछ भी डायरेक्शन में बना दो, मतलब है ही वो 0. मैं कह रहा हूँ 0 न्यूटन फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया? क्या करोगे जानकर किस डायरेक्शन में लगाया? किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइए वो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 न्यूटन है. ओके, सो इट इज इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो, इट डजेंट मैटर, मैग्नीट्यूड इसका 0 होगा. ओके, चलिए, नीड ऑफ 0 वेक्टर. अब ये 0 वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज 0 वेक्टर इतना कोई यूज होता नहीं है. बट आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट ओरिजिन. मान लो कोई बहुत ही सुस्त सा बच्चा है, वो ओरिजिन पर ही बैठा हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा. ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ. मैं आपसे इसकी पोजीशन नहीं पूछ रहा हूं, मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ या फिर मुझे इसकी पोजीशन ही बता दो. तो पोजीशन ओरिजिन पर है, आप ओरिजिन से ही मेजर करोगे, ओरिजिन पर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वो ओरिजिन पर लोकेटेड है, राइट. सो हिज पोजीशन वेक्टर जो होगा, एक्स वेक्टर, अगर आप पोजीशन डिनोट कर रहे हो एक्स से, सो दिस वेक्टर विल बी 0. ओके, वो वेक्टर है. अब 0 अकेला 0 नहीं है, वो एक 0 वेक्टर है. ओके, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट. अगर एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या है? अब मैंने पूछा ही आपसे वेलोसिटी वेक्टर के बारे में है. अगर मैं आपसे पूछता स्पीड, आप कह देते 0, लेकिन मैंने आपसे पूछी ही वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी है, तो यू विल से वेलोसिटी इज 0 वेक्टर, वेलोसिटी 0 वेक्टर ही है. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चलिए अभी ये बॉडी रेस्ट में थी, बट लेट्स से एक बॉडी मूव कर रही है विद सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, तो क्या इसका कोई एक्सेलरेशन है? क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है? ऑब्वियसली दिस बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग क्योंकि इसकी स्पीड भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है. सो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे इसका एक्सेलरेशन वेक्टर बता दो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो अगेन योर आंसर विल बी 0 वेक्टर.
ये भी एक जीरो वेक्टर है। तो जब भी मैं आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा हूं तो योर आंसर शुड बी वेक्टर। अगर इसकी एक्सेलरेशन कुछ है तो आप ऐसे बताते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स कैप, एक्स डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है, मतलब आप एक वेक्टर यानी कि डायरेक्शन भी बताते। अगर आपको पता है एक्स कैप, दैट मीन्स आपको फर्स्ट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और अगर आपको नहीं पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम क्यों इसे यूज करते हैं, सो यू नीड टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर। चलिए, सो जब हम यहां पर एक वेक्टर की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं तो जीरो को क्यों नहीं, जीरो को भी हम एक वेक्टर की फॉर्म में ही बताएंगे। दैट्स ऑल आई गेस जीरो वेक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज फोर्स। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग 5 न्यूटन मैं ले लेता हूं। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स है और मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर तो कैसा भी हो सकता है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में है, लेट्स से अगेन आई एम राइटिंग एक्स कैप। ठीक है, एक्स कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई कैप का मतलब वाई डायरेक्शन। ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और इसका काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताना कि 5 न्यूटन वो किस डायरेक्शन में है। तो अब हम हर बार ये नहीं बताएंगे कि 5 न्यूटन नॉर्थ में है कि ईस्ट में है, साउथ में है, किस डायरेक्शन में है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही हम इतना यूज नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम इनको भी यूज करेंगे, बट यूजुअली वी विल ट्राई टू अडॉप्ट ए सिंपलर मेथड टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वो यही होगा, एक्स कैप वाई कैप। ये लिखना बहुत ईजी है, समझना भी बहुत आसान है। ठीक है तो जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया ना, 1/2 इज अ रियल नंबर। मानते हैं आप ये बात रियल नंबर है कि नहीं, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर मान लो। ठीक है, सो 0.5 को जब आप 5 न्यूटन से मल्टीप्लाई करोगे जो कि एक्स कैप डायरेक्शन में है, सो इट विल बिकम 2.5 न्यूटन एक्स कैप डायरेक्शन। ठीक है, क्या इसमें कोई फर्क आया, हाँ इसके मैग्नीट्यूड में फर्क आया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं, उसकी डायरेक्शन पहले भी एक्स कैप है, बाद में भी एक्स कैप है। क्या उसकी यूनिट चेंज हुई, न्यूटन, हियर इट इज ऑल्सो न्यूटन, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। राइट, यू एग्री। तो जब हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क कहां पर आया, चेंज कहां पर आया, मैग्नीट्यूड में। ऑलराइट, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको डबल कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 5 न्यूटन का डबल हो जाता। एक्स कैप डायरेक्शन में ये वेक्टर था, सो दिस मीन्स कि 10 न्यूटन इन एक्स कैप डायरेक्शन, अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, सो अगेन मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, यूनिट में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, जब हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट, नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड पूरा लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, एंड देयर इज नो चेंज, ओके, नो चेंज इन द यूनिट। यूनिट अब यहां पर क्या है, एसआई यूनिट की हम बात करें, मतलब जो भी यूनिट वहां पर लगी है, जरूरी नहीं है एसआई यूनिट, एंड डायरेक्शन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उसकी यूनिट में या फिर उसकी डायरेक्शन में देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ा एक रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन, वो स्केलर से मल्टीप्लीकेशन भी इसको वैसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, बट स्केलर का मीनिंग है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मीनिंग है स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, और स्केलर क्वांटिटीज कैसी होती हैं, जैसे कि मास, जैसे कि वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज के सारे एग्जाम्पल्स। तो जब हम मास की बात कर रहे हैं तो मास इज, व्हाट इज मास, मास इज लेट्स से 2 kg। अभी हमने क्या किया था, हमने एक रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यहां पर हमने
2 को मल्टीप्लाई किया था 5 न्यूटन एक्स कैप, ठीक है, ये एक्स कैप डायरेक्शन में था, सो इट बिकम 10 न्यूटन एक्स कैप, ये 10 न्यूटन एक्स कैप डायरेक्शन में बन जाता है, ठीक है। ये जैसे एक एग्जाम्पल है, इसके साथ में आप लिख सकते हैं, आपने लिख लिया होगा। सो 2 एक नंबर को, एक रियल नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया था वेक्टर से, लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, दिस 2 is 2 kg, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज नॉट जस्ट अ रियल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया और आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो वी नो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्या है, व्हाट इज मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। मास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, मास यहाँ पर जस्ट एक नंबर नहीं है, वो 2 kgs के साथ 2 के साथ साथ में उसकी यूनिट है किलोग्राम, राइट। तो अगर एक्सेलरेशन मान लेते हैं, लेट्स से इफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेन आई एम राइटिंग एक्स कैप, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, एक्स कैप डायरेक्शन में ही हम बात करेंगे बार बार, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स कैप डायरेक्शन में, सो दिस इज अ वेक्टर, तभी यहाँ पर डायरेक्शन लगी है, दिस इज अ स्केलर, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लगी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 किलोग्राम को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स कैप डायरेक्शन में, ये है। तो क्या हमारा आंसर होगा, 2 मल्टीप्लाई जब हुआ 5 से तो इट बिकम 10, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स कैप डायरेक्शन में ये है, ठीक है। सो जो हमारा वेक्टर था उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब हमने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट में चेंज आया, ठीक है। हमने यहां पर कहा था नो चेंज इन यूनिट, जब हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब, लेकिन जब आप एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट में चेंज आ सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिट में चेंज आएगा क्योंकि उस स्केलर क्वांटिटी के साथ में कोई ना कोई यूनिट तो होगी ही, ठीक है। तो यूनिट चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्लियर है। डायरेक्शन पहले भी एक्स कैप थी, बाद में भी वो एक्स कैप ही है, नो चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट्स यहां पर चेंज हो जाती है, नेचर ही बदल जाता है। आप ये देखिए कि ये एक्सेलरेशन थी, अब ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये क्या है, दिस इज फोर्स, अब ये एक्सेलरेशन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का नेचर ही बदल गया जब हमने उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब हमने उसको रियल से मल्टीप्लाई किया 5 न्यूटन को 2 से, तो वो 10 न्यूटन रहा, यानी कि फोर्स था वो पहले भी, बाद में भी वो फोर्स ही है। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं समझने वाला। ऐसा ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं मोमेंटम के बारे में, ओके। तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या होती है, मास मल्टीप्लाई होता है वेलोसिटी वेक्टर से, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है। और दोबारा से देखो यहाँ पर हमारे मास भैया आ गए, तो मास क्या है, इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, वो इसका नेचर फिर से बदल देगा, यूनिट भी चेंज करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं ला सकता। जब आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन देखो चेंज नहीं होती है, ओके। सो लेट मी राइट, अब जो भी हमारा कंक्लूजन है यहां पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट विल चेंज, या फिर आई शुड राइट कैन चेंज, क्योंकि देखो अगर मास 1 kg है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि कैन चेंज, मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है वो बदल सकते हैं, कैन चेंज, वो चेंज हो सकते हैं, बट नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और यूनिट के बदल जाने से हमने देखा कि उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर भी चेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, इतना नेचर बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं तो एग्जाम्पल हम यही लिखेंगे
कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया मास से, मास वाज स्केलर क्वांटिटी, तो उसने उसका नेचर ही बदल दिया, उसको क्या बना दिया, फोर्स बना दिया। एक्सेलरेशन किस में बदल गई है, अब फोर्स में, क्या करने पर, जब हमने उसको मास से मल्टीप्लाई किया तब। ऑलराइट, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। चलिए, तो अब मल्टीप्लीकेशन भी हो गई, लेकिन हमने मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में देखी है, हमने सिर्फ रियल नंबर के साथ और स्केलर क्वांटिटी के साथ। हम दो वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो आगे के लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है, सब कुछ आज और अभी नहीं करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चलिए अब हम देखेंगे पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। ऐड कैसे होंगे वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, एक ब्लॉक है, मास, ठीक है, कुछ भी इसका मास है। एक लड़का यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कुछ फोर्स लगाया उसने, लेट्स से F1, और कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। सो दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2। अब ये बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये फोर्स कह रहा है कि राइट डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है, ये बॉक्स कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है। तो बॉक्स क्या करेगा, दोनों में से किसी की नहीं सुनेगा, वो अपने मन की करेगा, वो दोनों के बीच का रास्ता चुनेगा, ठीक है। बॉक्स ने कहाँ मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, बॉक्स मूव करके यहां पहुंच गया। क्लियर है। सो हमने दो फोर्सेस यहां पर अप्लाई किए, लेकिन यहां पर अगर मैं एक ही फोर्स, अगर ये दो फोर्स की बजाय, अब लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है, अगर मैं यहां पर ये एक सिंगल फोर्स लगाता, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो भी मेरा सेम ही काम बनता, मास यहां से यहां पहुंच जाता, ठीक है। और अभी मैंने दो फोर्सेस लगाए थे, तब भी वही चीज हुई। तो यानी कि रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर। ये दो वेक्टर्स थे और इनका रिजल्टेंट देखो ये वेक्टर है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो सेम ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस। जैसा कि ये दो वेक्टर्स अकेले इफेक्ट लाते इस मास के ऊपर, वैसा ही इफेक्ट ये सिंगल फोर्स ला सकता है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 और F2 का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग क्या है। अगर हम देखें तो मीनिंग यही है, देखो बहुत सारे वेक्टर्स जहां पर होते हैं। अब एक पार्टिकल या फिर कोई बॉडी यहाँ से ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, वो यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस डायरेक्शन में, फिर इधर, फिर इधर। अरे वो डायरेक्टली यहाँ से भी तो, ऐसे भी तो जा सकती थी। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट तो वही है कि बॉडी इज फाइनली एट दिस पोजीशन, चाहे वो यहां से जाए चाहे वो यहां से जाए, ठीक है। सो दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स। आपको बात समझ आई। ये सभी हमारे इंडिविजुअल वेक्टर्स थे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, ठीक है, और ये वेक्टर उनका रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि ये भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसा इन सभी वेक्टर्स ने मिलकर किया है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब वेक्टर्स को ऐड करने का कोई एक तरीका नहीं है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो फॉलोइंग आर 3 लॉज, आपको जो भी सही लगे आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ। ओके, तो ये 3 मेथड्स क्यों हैं? ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों ही हम 2 वेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। when there are 2 vectors, when there are 2 vectors, all right। और पॉलीगन लॉ को हम यूज करते हैं जब more than 2 vectors हो, more than 2 vectors जब आपके पास हो। ओके, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को बोलने का तरीका या फिर समझने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन ये हम दोनों ही 2-2 वेक्टर्स के ऊपर यूज करते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलता है, चाहे वो ट्राइंगल लॉ से हो चाहे वो ये तो सिर्फ लॉ है, उस चीज को समझने का तरीका है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट थोड़े ना इनके ऊपर डिपेंड करेगा, रिजल्ट तो सेम ही होगा। अगर ये 2 वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर 1, दिस इज वेक्टर 2, तो रिजल्ट तो देखो यही आना चाहिए जो मैंने ड्रॉ कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर तो यही है। ओके,
अब इसको मैं ट्राइंगल लॉ से करूं, मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ से करूं, चाहे मैं इसको किसी भी तरीके से करूं, आंसर तो मेरा सेम ही होगा। ठीक है, पॉलीगन लॉ को हम यूज करेंगे जब मोर देन 2 वेक्टर्स हम यूज करते हैं तब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ में। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद में एक डेरिवेशन भी होती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने पहले ही कहा ट्राइंगल लॉ हम कब यूज करेंगे, जब 2 वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर वो 2 वेक्टर्स एक ट्राइंगल की साइड बन जाते हैं, 2 साइड्स बन जाते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब दोनों एक ही ऑर्डर में हो, ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, ऑपोजिट ना हो एक दूसरे के, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ओके, देखिए ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था। अब हमें पता है कि इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं इसके पैरेलल, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर तो एज इट इज़ है, और इस वेक्टर को स्लाइड करके हमने क्या किया, इसकी टेल से इसके हेड को मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल मिले हुए हैं। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल की 2 साइड्स बन चुके हैं, है ना। दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये एक ही ऑर्डर में भी है, वो बात भी सही है। तो रिजल्टेंट ये कहते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। ये इधर था, ये इधर था, ये मतलब अगर इसको हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन रिजल्टेंट आया इनके बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। इसे हमने बोला P वेक्टर, इसे हमने बोला Q वेक्टर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर नेम दे दिए, इस पॉइंट को बोला हमने A, इस पॉइंट को हमने कहा B, तो मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, AB वेक्टर, A से B। ओके, B से A ये नहीं है, इसकी डायरेक्शन है A से B, तो हम लिखेंगे AB वेक्टर। फिर है B से C, तो हम लिखेंगे BC वेक्टर। ठीक है, और मिल क्या रहा है हमें, A से C, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन, देखो A से लेकर C, सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर AC वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमें मिलेगा जब हम दोनों को वेक्टर्स को ऐड करेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर गिव्स यू AC वेक्टर। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है हम A से C लिख रहे हैं या फिर C से A लिख रहे हैं, वो डायरेक्शन से आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि आपको क्या करना है, 2 वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड समझ लेना है और थर्ड साइड अपने आप क्या होगी, उनका रिजल्टेंट बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा ये लॉ है। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी यहां पर फिर से वैसे ही 2 वेक्टर्स हैं, लेकिन इन 2 वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बना दिया। ठीक है, दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2, ये वेक्टर P था, ये वेक्टर P है, दिस इज वेक्टर Q, ये वेक्टर Q हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, अब दोनों का जो पॉइंट है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल एक ही है, कॉमन पॉइंट है, देन देयर रिजल्टेंट इज, अब रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने ये 2 साइड्स समझ ली, पैरेललोग्राम की होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट है, ये OACB। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी ना, ये होगी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये कहां से आया है, R वेक्टर, P वेक्टर और Q वेक्टर को ऐड करने से आया है, और रिजल्टेंट वेक्टर सेम होगा, चाहे आप उसको ट्राइंगल लॉ से इन 2 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, हमें मतलब सिर्फ इस बात से कि वो ऐड होने चाहिए, चाहे आप उसको ट्राइंगल लॉ से करें, चाहे आप उसको पैरेललोग्राम लॉ से करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा, बस पैरेललोग्राम में आप क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, वो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि एंगल कितना है। लेकिन जब हम ट्राइंगल लॉ को यूज कर रहे थे, तो आपको एंगल अगर देखना है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो इस वेक्टर को आपको थोड़ा सा यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइड करना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे। हमने कल के लेक्चर में किया था कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है, हमें दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल ज्वाइन करनी होगी, फिर हम एंगल देखेंगे। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर हम डायरेक्टली एंगल देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कितना एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में है
और कितना एंगल रिजल्टेंट बना रहा है हमारे किसी भी एक वेक्टर के साथ, ठीक है। सो दैट्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ वी विल सी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि ये हमें कब यूज करना है, व्हेन मोर देन 2 वेक्टर्स जब होंगे, ठीक है, व्हेन वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स. तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, हम क्या मान लेंगे, देखो ये बहुत सारे वेक्टर्स है, ऑलराइट, और ये वेक्टर्स क्या बन रहे हैं, एक पॉलीगन की साइड बन जाते हैं. ये देखिए ब्राउन कलर वाला वेक्टर यहाँ पर एज इट इज है, ग्रीन वाला वेक्टर ये बी वेक्टर यहाँ पर आ गया, दिस इज सी वेक्टर ये यहाँ आ गया, दिस इज डी वेक्टर ये यहाँ आ गया. तो ये एक पॉलीगन की, ओपन पॉलीगन की साइड्स बन चुके हैं, ठीक है. ये कोई जरूरी नहीं कि रेगुलर पॉलीगन हो, कैसा भी पॉलीगन ये बन सकता है, ठीक है, वो पॉलीगन बनना चाहिए ओपन पॉलीगन. अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस पॉलीगन को जो क्लोज करने वाली साइड होगी ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, इस पॉलीगन को ये क्लोज करने वाली साइड ऑपोजिट ऑर्डर में. अब इसको हम ट्राइंगल लॉ से समझ सकते हैं. देखिए जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम ट्राइंगल लॉ को यूज कर सकते हैं. ट्राइंगल लॉ क्या कहते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में लेने हैं, रिजल्टेंट होगा इनके ऑपोजिट, तो ये हो गया इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, सही है. अब ये जो रिजल्टेंट हमें मिला और वेक्टर सी, इन दोनों पर भी हम क्या लगा देंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे. तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम यानी कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी बन गया ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये, ठीक है. अब इस वेक्टर पर और डी वेक्टर पर हम दोबारा से ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. सभी वेक्टर्स क्या हो गए, ए बी सी और डी ऐड हो गए. ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. चलिए, तो अभी हमने सभी एडिशन के लॉज कर लिए हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि जो रिजल्टेंट है ये कितना है. मतलब अगर ये 2 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है, अब इन सब का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा. तो ये जो रिजल्टेंट बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 10 न्यूटन होगा, 50 न्यूटन होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. ओके, ये अभी हमने कवर नहीं किया है. ओके, चाहे हमने ट्राइंगल लॉ किया है दिस वन, यहाँ पर भी हमने ये नहीं देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमने सिर्फ ये देखा कि वो दिखाई कैसा देगा. अगर एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, तो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे, ठीक है. सेम गोज विद पैरेललोग्राम, यहाँ पर भी हमने ये नहीं किया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ये पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसको प्रॉपर डिराइव करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट वी विल सी कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है और वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है. कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 + 3 तो इट इज इक्वल टू 3 + 2, दैट इज करेक्ट है ना. 2 + 3 और 3 + 2 दोनों ही 5 होते हैं, तो नॉर्मल अलजेब्रा में तो ये होता ही है, वेक्टर एडिशन में भी ये फॉलो होता है, ठीक है. नाउ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी ये बनता है, सही बात है. अगर मैं वेक्टर बी के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो ये भी वेक्टर बी ही है, राइट. ये दोनों ही वेक्टर बी है बिकॉज दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दे बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट. सो दिस इज बी वेक्टर. अब ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी क्या है, ए वेक्टर है, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर. अब अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो पहले क्या आ रहा है, बी वेक्टर, फिर हम कर रहे हैं ए वेक्टर. यहाँ पर तो हमने क्या किया, जब इस डायरेक्शन में गए तो हमने किया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है. और यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो इसका रिजल्टेंट भी तो देखो वही सेम वेक्टर होगा. इस रिजल्टेंट को हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर बी प्लस ए, जब हम इस तरीके से कर रहे हैं. और जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वेक्टर ए प्लस बी, लेकिन रिजल्टेंट तो वही है, यही डायगोनल तो रिजल्टेंट है. So I can say कि vector a plus b is equal to vector b plus a. All right, vector a plus b is equal to vector b plus a. तो वेक्टर में एडिशन के वक्त ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है. ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल सी कि वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव भी होती है. अब एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है, ये देखिए
एसोसिएटिव का मीनिंग होता है कि ब्रैकेट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर मुझे मिलता है वेक्टर a प्लस बी, ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि मुझे a और b को पहले ऐड करना है, ठीक है। जो रिजल्टेंट आएगा उसे मैं c वेक्टर में ऐड करूंगा। यहां पर मुझे क्या करना है, वेक्टर a पहले से अलग है, प्लस मुझे वेक्टर b प्लस c, यानी कि b और c का जो रिजल्टेंट है उसे मुझे ऐड करना है वेक्टर a में। तो ओवरऑल तो वो एक ही चीज है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक चीज है भी या फिर नहीं, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर a जो आप ये देख पा रहे हैं, ओके। दिस वेक्टर इज a वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज b वेक्टर, ठीक है। तो जो शेडेड पार्ट है तो ये एक ऑर्डर में है, देखिए इस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b, जिसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस बी, राइट। अब उसे मुझे ऐड करना है वेक्टर c के साथ में। नाउ दिस इज वेक्टर c, अब एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, रिजल्टेंट हो गया ये, है ना, रिजल्टेंट हो गया ये वेक्टर का सम और ये वेक्टर, तो a प्लस बी प्लस c, ठीक है। सो दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर। इन दिस वे मैंने पहले a और b का रिजल्टेंट निकाला, उसे मैंने c वेक्टर में ऐड किया। अब सिमिलरली हम यहां पर देखो, यहां पर कोई चेंज नहीं है, वेक्टर a को अलग ही रखो और वेक्टर b और c का रिजल्टेंट निकाल लो। सो दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर c। देखिए b और c का आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो वो क्या होगा, अब ये इस डायरेक्शन में है, देखिए b से c इस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, सो रिजल्टेंट होगा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, क्लियर है, वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसे मैं लिख सकता हूं वेक्टर b प्लस सी, ऑलराइट, एंड दिस इज वेक्टर a। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे, b और c का रिजल्टेंट और हमारा a वेक्टर, ठीक है, तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, b और c का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो टोटल जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये इधर है तो इनके ऑपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहां पर भी हमारा रिजल्टेंट यही आ रहा था, यहां पर भी हमारा रिजल्टेंट सेम आ रहा है। सो वी कैन से कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वेक्टर a प्लस बी मैंने पहले ऐड किया, फिर उसको c वेक्टर में ऐड किया, या फिर वेक्टर a को अकेला छोड़ दिया बेचारे को, पहले b और c को ऐड किया और उसके रिजल्टेंट को हमने a में ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट हमारा सेम आएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सो नाउ वी आर डन विद ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। हमने वेक्टर एडिशन का मीनिंग समझा आज, और अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे वो किसी स्केलर क्वांटिटी से करें या फिर किसी रियल नंबर से करें, तो भी हमें पता है कि क्या होगा, वो हम आज कवर कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन रेज किया था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि हाउ डज अ बर्ड फ्लाई। अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इसका हम आंसर कैसे करेंगे, ठीक है, कि बर्ड फ्लाई कैसे करते हैं। और यहाँ पर वेक्टर एडिशन यूज होती है, हम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन यहाँ पर यूज होगी, ठीक है, तो वो हमें देखना है कि वो कैसे यूज होगी। नाउ लेट्स सी, ये जो बर्ड है ये क्या करता है, अब कुछ इस तरह से आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए जब विंग्स की हेल्प से ये क्या करता है, फोर्स लगाता है किसके ऊपर, एयर के ऊपर। सो दिस इज फोर्स F1 जो उसके विंग पहले वाले विंग से लग रहा है, एंड दिस इज फोर्स F2 जो वो एयर पर लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में F2, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक बर्ड को। अब ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, ओके ये बर्ड है, मान लो कि ये बर्ड है। नाउ दिस इज फोर्स, सो बर्ड अपने विंग से क्या करता है, एयर के ऊपर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो आपने सुना होगा। नाउ दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 जो बर्ड लगा रहा है, ठीक है। सो ये दोनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट देखें, ये F1 बनता है, ठीक है, हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं, दूसरे वेक्टर को उसके पैरेलल हम स्लाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे हम बनाएंगे पैरेललोग्राम और ये होगा रिजल्टेंट, यानी कि R। तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है कि ये वाले विंग से और ये वाले विंग से जो फोर्स बर्ड लगा रहा है, तो ओवरऑल जो एयर है, क्या है यहाँ पर एयर, वो नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि R वेक्टर देखो रिजल्टेंट तो यहाँ है, तो एयर नीचे की तरफ पुश होती है।
और अगर ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर आप एयर को पुश करोगे तो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा। ये तो आपने सबने देखा है कि एक बलून को हवा भर के अगर हम उसे छोड़ देते हैं, सो एयर को वो नीचे फेंक रहा है तो एयर उसको ऊपर फेंक रही है। बलून किस डायरेक्शन में मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बर्ड क्या कर पाता है? एयर को नीचे पुश कर सकता है, तो एयर बर्ड को ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। सो दिस रिजल्टेंट इज हैविंग अ रिएक्शन जो कि फोर्स बर्ड के ऊपर एक्ट करता है, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस का कुछ रिजल्टेंट है जो एयर पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और हमें पता है कि ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, अगर एयर ओवरऑल नीचे जा रही है तो वो बर्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी विद सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर को पुश कर नहीं पाते। ठीक है, बर्ड्स के पास विंग होते हैं, है ना, ये पंख हैं, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा एयर को पुश कर पाते हैं नीचे की तरफ, कि रिजल्टेंट ये होता है कि वो फ्लाई कर पाते हैं ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ये आप सब ने देखा होगा, कुछ इस तरह से हम करते हैं, एक गुलेल जिसको हम कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या किया, ये बॉल देखिए कहाँ गई। सो हमने इसको स्ट्रेच किया, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर इसे छोड़ दिया। ठीक है, सो वो फ्लाई कर रहा है। अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर भी वेक्टर एडिशन ही यूज होगी। इसको हम सिंपल एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। यहाँ पर हम कुछ भी स्टोन या कुछ भी कैरी कर सकते हैं, वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एक टेंशन बनती है। आप इसको इधर खींच रहे हो ना, तो ये स्ट्रिंग तो वापस जाना चाहती है, तो इसमें एक टेंशन या फिर एक फोर्स बनेगा F1 इस डायरेक्शन में, और दूसरी स्ट्रिंग में भी फोर्स बनेगा F2 कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस क्या हैं? वेक्टर फोर्स, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो ओवरऑल वो जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? स्ट्रेट। जैसा हम देखते हैं होता भी है, तो स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेट जाता है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी हमें समझ आता है कि जो फोर्सेस हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका एडिशन जो होता है वो किसी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह एडिशन नहीं होता। यहाँ पर एक प्रॉपर हमें वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना होगा। ऑल राइट, सो नाउ वी आर डन फॉर दिस लेक्चर। ओके, वी हैव कवर्ड वेक्टर्स क्या होते हैं इन आवर फर्स्ट लेक्चर। आज हमने देखा कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, वो हमने किया। नेक्स्ट वी विल सी कि हम एडिशन को ही थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, so till then keep watching our lectures and thank you.